हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और तैयारियों में आप लग ही गए होंगे, क्योंकि पिछली दो क्लासों में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लासें ली थी, जिसमें से मैथ का हमने पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं में हमने पहले सेशन में संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी कि संख्याएं क्या हैं, संख्याओं के प्रकार, उनकी परिभाषाएं प्लस उनके एग्जाम्पल और उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनकी भी हमने विधिवत वहां पर चर्चा आसान शब्दों में की थी। और सेकंड सेशन में हमने क्या कराया था, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बहुत ही आसान शब्दों में हमने करवाया था, एग्जाम्पल से भी समझाया था। अब कुछ हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, तो अगर आपने दो क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप इस YT यूट्यूब चैनल में आप जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, और साथ साथ में अधिकतम से अधिकतम आप अपने साथियों, मित्रों और जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी जोड़िए और अपनी तैयारी को सही समय पर पूर्ण करिए। और कहीं भी किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम होती है, हम सारे डाउट और हर संभव आपका मदद करने की प्रयास करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ाए थे उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और साथ ही साथ हमने आपको जब पहले बताया था, पहले सेशन में जब हमने आपको सिलेबस की चर्चा की थी तो वहां पर हमने बताया था कि हम कोई भी चैप्टर लेंगे तो उसका बेसिक कराएंगे और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल कराएंगे, फिर अभ्यासकार कराएंगे, और फिर उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम के उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे। इतना आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, बेसिक, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट और उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो आइए प्यारे बच्चों, जो हमने एग्जाम्पल लिया है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से रिलेटेड, क्योंकि हमने पिछले सेशन में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ही करवाए थे तो उनसे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल लिया है। तो अगर नहीं देखा तो वहां से देखिएगा, फिर इनको एग्जाम्पलों को करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो यहां पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, अगर प्यारे बच्चों हम यहां पर देखें तो यहां पर यह बोल रहा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर हमें क्या करना है, विचार करना है, अपना मतलब सुझाव देना है कि जहां बोला n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती हैं, वो हमने पहली क्लास में डिस्कशन किया था। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। देखिए यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि 4 के पावर n, और n यहां पर बोला है कि एक हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है या प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या आप जानते हो कि क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 और कहां तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो क्या यहां पर ये बोल रहा है कि क्या n का कोई ऐसा मान आपका है जो मतलब इस संख्या को 0 पर समाप्त करे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहां n बराबर हम 1 रख दें, तो n बराबर अगर हम यहां 1 रखें तो 4 के पावर कितना हो जाएगा, 1, और 4 के पावर 1 का मतलब है एक ही बार आपको गुणा करना है, तो ये आपका 4 ही प्राप्त होगा। मान लीजिए सपोज दैट हम n बराबर यहां पर 2 रख दें तो 4 के पावर 2 अर्थात 4 इंटू 4, और 4 का 4 में गुणा कराएंगे तो 16। तो ये बोल रहा है कि ऐसे हम मान रखते जाएं, ऐसे मान रखते जाएं, कहां तक रखें, इनफाइनाइट तक रखें। तो क्या ऐसा कोई मान आएगा जो इसको क्या शून्य पर समाप्त करेगा, ये हमें यहां पर क्वेश्चन पर पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हो कि कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जो वह 5 से विभाजित हो रही होगी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 4 के पावर n में अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर, अगर हम 4 के पावर n के फैक्टर करें तो ये आपका 2 गुणे 2 के पावर कितना प्राप्त होगा, n प्राप्त होगा। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें
तो इसको अगर लिखें तो 2 के पावर हम 2n लिख सकते हैं। तो इसके अगर फैक्टर में देखें तो फैक्टर में अगर देखें कि दो अभाज्य संख्या के अतिरिक्त कोई अन्य मतलब क्या गुणनखंडन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। और अभी हमने बताया कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होगी तो वो क्या होना चाहिए, उसको 5 से विभाजित होना चाहिए। और जबकि यहाँ पर 5 का कोई फैक्टर प्राप्त नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि n के मान के लिए 4 के पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंडन 5 होना चाहिए, जबकि 4 के पावर n में दो अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडन ही प्राप्त हो रहा है। देखिए हमने क्या लिखा कि n के मान के लिए 4 के पावर n को 0 पर समाप्त होने के लिए 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंडन 5 होना चाहिए। अब यहां पर हमने बताया कि 4 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2, यहां पर देखिए 5 कोई गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहा है तो यहां हम लिखें 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंडन 5 होना चाहिए, जबकि 4 के पावर n में दो अभाज्य गुणनखंड ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए यहां लिखेंगे इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से सिद्ध होता है कि अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता था कि कोई भी हम भाज्य संख्या लें और अगर हम उनके फैक्टर करें तो उनके जो भी फैक्टर प्राप्त होंगे वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है। और जो भी गुणनखंडन प्राप्त होंगे अभाज्य गुणनखंडों के क्या होते थे, बिना क्रम में क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखें, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से सिद्ध होता है कि 4 के पावर n में 2 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अतः 4 के पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि जितने भी आपको फैक्टर प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, बिना क्रम में आए हुए क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं। और यहां पर फैक्टर करने पर 4 के पावर n में 2 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। अतः हम यहां लिख देंगे कि 4 के पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी।
तो आई होप प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरी लिखना था, तो इसको आप अगर करना चाहें तो आप यहाँ पर जो हमने किया है तो इसको आप रख कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा था n बराबर 1 रखने पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, n बराबर 2 रखने पर। ठीक, फिर ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे तो यहां से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का भी कथन एकदम आपको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, और टीचर भी जब चेक करेंगे तो उनको भी कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आने वाले। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 6 और 20 के 6, 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। अब यहां पर प्यारे बच्चों आपने छोटी क्लासों में एलसीएम एचसीएफ बहुत आसान शब्दों में आपने क्या किया होगा, ज्ञात किया होगा। अब वो जो आपको सिखाई गई होगी वो आपको भाग विधि में सिखाई गई होगी। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम के दौरान या कोई भी पेपर या टेस्ट के दौरान जल्दीबाजी में क्या करते हैं, भाग विधि से कर देते हैं, जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से ही अप्लाई करके हमें यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आप उसी विधि को अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो यहां पर अगर देखें तो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 6, 20। अब एलसीएम की बात, एचसीएफ की बात आती है। एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करे वो क्या कहलाती है, हमारी एचसीएफ कहलाती है। ठीक, एचसीएफ का मतलब ये है, फिर ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा ये होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे वह हमारी क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। एलसीएम की परिभाषा क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो हमारी क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो आइए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान शब्दों में इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर 20 के करेंगे तो 20 को करेंगे तो पहले हमें छोटी से छोटी संख्या लिखना है, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि देखेंगे तो यहाँ पर 2 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर कितना है, 1 है। अगर हम यहाँ लिखें 6 20 का एलसीएम, पहले हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम। ठीक, तो यहां हम देखते हैं कि जो दी गई संख्याओं के हमने फैक्टर किया है तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, तो यहां पर 2 की अधिकतम घात 1 है, यहां 2 की अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ये वाला 2 यहां पर भी शामिल हो गया, तो 2 की हमें अधिकतम घात लेना है, तो 2 की अधिकतम घात कितना आ गया, यहां पर 2 आ गया। फिर देखते हैं 3 एक ही बार आया, इसमें तो आया नहीं, तो 3 के घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखते हैं 5 आया है, तो 5 आपका एक ही बार आया है, तो ये आपका कितना होगा, 5 के पावर 1 होगा। अब हमें इसको क्या कर देना, गुणा करा देना, 2 दूनी 4 गुणे 3 अब गुणे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कराएं तो 4 3 12, 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60। तो यहां लिखेंगे आता है 60वां
वो सॉरी 6 व 20 का एलसीएम कितना प्राप्त हो गया आपको? 60 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। अब एचसीएफ के बारे में आप जानते हो कि जब आप गुणनखंड किया करते हैं उनमें से ऐसी जो संख्या जो दोनों में मिल रही हो, तो अगर इन दोनों संख्याओं में देखिए 6 के फैक्टर है, 20 के हमने फैक्टर किया है, तो देखेंगे तो दो ऐसी संख्या जो दोनों में मिल रही है। अब वही हमने अभी बताया है आपको कि एचसीएफ वही होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को क्या कर रहे, विभाजित करे। तो ऐसी संख्या दो ही है जो इसको क्या करेगा, 6 को भी विभाजित करेगा और किसको विभाजित करेगा, 20 को भी विभाजित करेगा। तो दो ही एक ऐसी संख्या जो दोनों फैक्टरों में मिल रही है। तो यहाँ पर 6 व 20 का एचसीएफ जो आपको प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो यही हमें ज्ञात करना था, एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। तो हमने कौन सी विधि का अप्लाई किया, अभाज्य गुणनखंड विधि का। बस आपको एग्जाम हॉल में जल्दीबाजी नहीं करना है ना, आपको भाग विधि का जो विधि दी गई है उसी विधि को अप्लाई करके सॉल्व करना है, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। आइए प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a, b के लिए जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है कि जो उनका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमारा क्या है, एक रिलेशन है। तो कोई दो धनात्मक क्या है, पूर्णांक दिए हैं, संख्याएं दी हैं a, b, तो इनका जो गुणनफल होगा इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, प्रूफ करने के लिए आ जाता है और इनसे संबंधित 3-4 फार्मूले बन जाता है। कभी कभी क्या कर देगा, एलसीएम दे देगा और दोनों संख्याएं दे देगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पूछ लेगा। और कभी कभी क्या करता है कि एचसीएफ दे देगा, दोनों संख्याएं दे देगा, एलसीएम ज्ञात करने के लिए पूछ लेगा। और कभी कभी क्या कर देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या पूछ लेगा। और कभी कभी दोनों का मान दे देगा, एचसीएफ एलसीएम, और पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या ज्ञात करना होगा, या दूसरी संख्या दे देगा, पहली संख्या ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार से इसके 4 फार्मूले बन जाएंगे। तो ये आपका रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। तो हमने क्या बताया कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए जो इनका रिलेशन होता है वो क्या होता है कि HCF गुणे LCM और दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाता है और इससे चार फार्मूले बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया होगा, एलसीएम दिया होगा, दोनों संख्याएं दी होंगी, और कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है, गुणनफल दे देता है, या कभी कभी पहली संख्या दूसरी संख्या दे देता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करना चाहें, जिससे हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है पहली और दूसरी संख्या का, तो हम क्या करेंगे, a गुणे b और एलसीएम को अपान में ले जाएंगे। और a और 2 हमारी a, b क्या थी, दो धनात्मक संख्याएं थी या पूर्णांक थी। तो ये आपका पहला फार्मूला बन गया। अब मान लीजिए दूसरा आपको फार्मूला इसी में बनाना है, किसके लिए, एलसीएम के लिए a, b। तो यही आपका क्या हो जाएगा, a गुणे b अपान, अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ अपान में आ जाएगा, a, b हो जाएगा। ठीक, तीसरा इसी के अंतर्गत फार्मूला बन जाएगा। मान लीजिए आपको क्या निकालना है, पहली संख्या दी, दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF a, b जो संख्याएं दी हैं, LCM a, b अपान क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथा फार्मूला बन जाएगा इन्हीं में, पहली संख्या मान लीजिए ज्ञात करना है तो HCF a, b गुणे LCM a, b अपान क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगी।
इस प्रकार से इसके 4 फार्मूले बन गए। इन फार्मूलों को आप क्या करना है, चेंज कर करके चेक कर लेना है। अब कोई आप एक एग्जांपल जैसे हमने लिया है, इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी किन्हीं 2-3 आपकी संख्याएं दी होंगी और चौथी का आपका मान निकालने के लिए पूछ लेगा। जैसे हमने बताया कि 2 संख्याएं दे दी, एलसीएम दिया है, एचसीएफ ज्ञात करना, तो ये फार्मूले को अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको एचसीएफ दिया है, दोनों संख्याएं दी, एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये फार्मूले का अप्लाई करना है। मान लीजिए आपको एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया है और उनमें से पहली संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले का अप्लाई करना है। अब मान लीजिए आपको पहली संख्या ज्ञात करना है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और दूसरी संख्या दिया है, तो ये फार्मूले का अप्लाई करना है। इस प्रकार से ये आपका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और साथ साथ में कभी-कभी फिल इन द ब्लैंक में आ जाता है, एमसीक्यू वाले पार्ट में आ जाता है, तो इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने लिया है, एग्जांपल नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96404 का एचसीएफ तथा एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एग्जांपल नंबर 3, हल। तो पहली संख्या आपकी क्या दी है, 96 और 404, ठीक। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब किन्हीं इसमें से चाहे एचसीएफ ज्ञात कर ले चाहे एलसीएम ज्ञात कर ले, जब एक ज्ञात कर लेंगे तो इस रिलेशन में रख देंगे तो हमें दूसरा आपका प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हम इसका क्या ज्ञात कर लें, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो 96 के फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे, क्योंकि इकाई के अंक में 6 है, तो 2 4 को 8, 2 8 के 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 4 को 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 1 9 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 1 9 3, एक अभाज्य संख्या है। तो इसके फैक्टर जो आपको प्राप्त हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे कितना हो गया, 3। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, 404 के कर लेना है। तो 404 के जब करेंगे तो 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 9 2 और 0 2 1 9 2। अब 101 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या, तो 101 से काटेंगे तो एक बार जाएगा। तो इस प्रकार से 2 गुणे 2 और गुणे कितना होगा, 101 हो गया, ठीक। हम किस विधि से यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, एचसीएफ ने हमने बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में मिल रही हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ये वाला 2 आपका मिल रहा है पहले और ये वाला मिल रहा है, बाकी कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 96 व 404 का एचसीएफ जो आपको प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हो गया, 2 यहां से लेंगे, इन दोनों में से जो मिल रहा है, फिर आपका यहां पर कितना मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, 3 से 2 ले लेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। तो एचसीएफ आपको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया, ठीक। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम वाला फार्मूला लगा देंगे सीधे। तो एलसीएम किसका किसका, 96 404 का क्या होता है, संख्याएं पहली संख्या आपकी क्या है, 96, दूसरी संख्या क्या है, 404 बटे उनका एचसीएफ कितना निकाला आपने, 4 निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, भाग दे देना है, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और कितना होगा, 1 बचेगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 404। अब इसको करेंगे तो 24 चौको कितना होता है, 96, फिर आपका क्या हो जाएगा, इधर 9 ही आ जाएगा, 24 चौको कितना होगा, 96। इस प्रकार से जो आपको प्राप्त हो गया एलसीएम 96 व 404 का, वो कितना प्राप्त हो गया, 96। तो इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कर लिए, बाकी हमें रिलेशन से हमें एलसीएम ज्ञात करना था, ये वाले फार्मूले का अप्लाई कर दिए, बहुत ही आसान तरीके से हमारा आ गया।
अगर देखिए तो इसमें से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, चार चीजों में तीन चीजें अगर पता चल जाएंगी तो चौथी चीज को निकालना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने जो जो भी क्लासों में पहली क्लास दूसरी क्लास में बताया है उनको आप देखिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। उसी से रिलेटेड देखिए हमने क्या करा दिए, क्वेश्चन कराइए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपका रिलेशन बनता है, तो इनको देखना बहुत जरूरी है। फार्मूलों को आपको लर्न करना जरूरी है, समझना जरूरी है। बाकी कोई भी किसी प्रकार की डाउट होती है कमेंट बॉक्स में आप हमें डाउट भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और साथ में चैनल से बने रहने के लिए आप जुड़िए, अपने फ्रेंडों को जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।